हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने समास पढ़े थे और समास में संधि समास में अंतर, समास के भेद, ये सब पढ़े, आपको समझ में आए होंगे। और आज हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, संज्ञा। सितंबर के कोर्स में हमारा लेसन नंबर 11, 14 और 15 बाकी है, वो हम पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 11, पेज नंबर 89, संज्ञा। संज्ञा आप लोग फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी परिभाषाओं में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है क्लास वाइज। तो संज्ञा देखिए, रमा का घर लखनऊ में है। सुरेश कार से घर गया। इस चिड़ियाघर में शेर, चीता, भालू और डायनासोर हैं। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ जिन जिन शब्दों का अंडरलाइन किया हुआ है तो उनको देखना है। नीचे बता रहे हैं कि ऊपर दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था की पहचान कराते हैं। जो रेखांकित शब्द हैं वो क्या करा रहे हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था की पहचान कराते हैं। संज्ञा शाब्दिक अर्थ है नाम अथवा पहचान, यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम अथवा पहचान। तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, भाव अथवा गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों के नाम में क्या है? रमा और सुरेश। प्राणियों में शेर, चीता, भालू, डायनासोर। वस्तु है कार, घर। भाव एवं गुण के नाम है बचपन, यौवन, बुढ़ापा। स्थान के नाम है कोटा, लखनऊ, चिड़ियाघर। नदी का नाम क्या है? चंबल। आगे है संज्ञा की विशेषताएं। अब संज्ञा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखिए। पहला है संज्ञा निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है। पहला सजीव अर्थात प्राणीवाचक, जिसमें रमेश, दशरथ, यशोदा, छात्र, आदमी, अध्यापक, रानी, शेर, चीता, चिड़िया आदि। दूसरा है निर्जीव वस्तु अर्थात अप्राणीवाचक, जैसे मेज, कलम, कार, पर्वत, पुस्तक, फोन आदि। तीसरा है गणनीय, यानी गिनी जाने वाली, सेब, लड़की, ठेला, औरत, चिड़िया। और फोर्थ है अगणनीय, जिनकी गिनती न की जा सके, जैसे हवा, पानी, दूध, क्रोध आदि। दूसरी विशेषता है कि संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका निभाते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है कर्ता के रूप में, वह सीता को पढ़ाता है कर्म के रूप में, वह औरत है पूरक के रूप में। तो संज्ञा पद क्या करता है? वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका को भी निभाता है। तीसरी विशेषता है कि परसर्ग संज्ञा के बाद आते हैं, यानी संज्ञा शब्दों के बाद कारक की विभक्तियां आती हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मेज पर पुस्तक है, कमरे में शोर है। फोर्थ है विशेषण अधिकतर संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे शैतान, लड़का। विशेषण क्या है इसमें? शैतान। और लड़का क्या है? संज्ञा। लंबी सड़क, समझ में आ रहा है सबको? तो ये 4 विशेषताएं हैं।
पहली विशेषता क्या है कि उसमें सजीव, निर्जीव, गणनीय और अगणनीय रूप में संज्ञा दिखाई देती है। दूसरा है संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक के रूप में आते हैं। और तीसरा है परसर्ग संज्ञा के बाद आते हैं। चौथा विशेषण अधिकतर संज्ञा से पहले आता है। इसको सबको देखते हुए संज्ञा के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान एवं व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं सबके, तो मैं 2-2 उदाहरण पढ़ूंगी। व्यक्तियों के नाम में राम, लक्ष्मण, स्थान जयपुर, जोधपुर, समुद्रों, नदियों, पर्वतों के नाम अरब सागर, गंगा, यमुना, हिमालय, ग्रंथों के नाम रामचरितमानस, साकेत, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी और हिंदी के हैं चैत्र, श्रावण, त्योहारों के नाम होली, दीपावली। तो ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति, वर्ग अथवा समूह का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा ने गायक का सम्मान किया, तो राजा क्या एक ही राजा नहीं होता, बहुत सारे राजा होते, अलग अलग जगह का अलग अलग राजा होता है और गायक भी बहुत सारे होते हैं। दूसरा है नदी सागर में मिलती है, नदियां भी बहुत हैं, सागर भी बहुत है, यानी नदी एक समूह के रूप में है। लड़के खेलते हैं, लड़का संज्ञा कौन सा है? समूह, जातिवाचक। ऊपर दिए रेखांकित शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जैसे राजा शब्द कोई एक विशेष राजा नहीं है, क्या है? पूरी राजाओं के जाति के लिए है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते बल्कि पूरी जाति का बोध कराते। तो आगे है जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। पशु पक्षियों के नाम भैंस, घोड़ा, फल फूल सब्जियों के नाम आम, गुलाब, आलू, स्थानों के नाम कक्षा, विद्यालय, व्यवसायिक नाम डॉक्टर, अध्यापक, वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, प्राकृतिक तत्वों के नाम आंधी, वर्षा, तूफान आदि। अब जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, ऊन का स्वेटर गर्म होता है, लोहा, कोयला, तांबा खनिज पदार्थ है। ऊपर दिए रेखांकित शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अन्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं गेहूं, बाजरा, पेट्रोल, चावल, केरोसिन आदि। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, तो परिवार क्या है? समूहवाचक। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सशस्त्र सेना है। ऊपर दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अन्य समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं
भीड़, संज्ञा, झंडा, सभा, रैली आदि। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।